मुझे लगता है ये फ्री डाइविंग के इतिहास की सबसे परेशान करने वाली तस्वीरों में से एक हो सकती है। ये निकोलस मावोली की आखिरी तस्वीर है, इससे पहले कि उनका भयावह अंत हुआ। आप उनके चेहरे से समझ सकते हैं कि उन्हें पता था कुछ बुरा होने वाला है। ये एपिसोड फ्री डाइविंग की आपदाओं, हादसों और असफल विश्व रिकॉर्ड प्रयासों की डरावनी घटनाओं का संग्रह है। दर्शकों को हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सोचिए, आप बहामस के नीले पानी वाले रेत के किनारे पर हैं। हवा गर्म है, आपके पैरों के पास पानी शांत और साफ है। यह दृश्य 17 नवंबर 2013 का था, जब निकोलस मावोली, जो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के 32 वर्षीय थे, अपनी आखिरी फ्री डाइव के लिए तैयारी कर रहे थे। वो वर्टिकल ब्लू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे, जो फ्री डाइविंग की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, और उस दिन उनका लक्ष्य नया अमेरिकी रिकॉर्ड बनाना था। फ्री डाइविंग एक खेल है जो पानी के नीचे शरीर की सीमाओं को चुनौती देता है। फ्री डाइवर्स स्कूबा डाइविंग की तरह ऑक्सीजन टैंक नहीं लेते। वे एक गहरी सांस लेते हैं और फिर जितना गहरा समुद्र में जा सकते हैं उतना गहराई तक डाइव करते हैं। यह खेल खतरनाक है, अपनी सीमाएं जानना जरूरी है। कुछ गोताखोर इन सीमाओं को और आगे बढ़ाते हैं। निकोलस उन गोताखोरों में था। डीन का ब्लू होल, जहां प्रतियोगिता हुई, दुनिया का सबसे गहरा पानी के नीचे सिंक होल है। यह 663 फीट से ज्यादा गहरा है। बस कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे अंधेरे कुएं के किनारे खड़े हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे गहरा ब्लू होल है, और आपको पता है कि एक बार जब आप उसमें कूदेंगे तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होगा। सिर्फ पानी, बिना ऑक्सीजन, और आपके पास सिर्फ मास्क, फिन्स, वेट सूट हैं, कोई अन्य डाइविंग उपकरण नहीं है। फ्री डाइविंग एक खेल है जिसमें सब कुछ शांत होता है। यहां न छींटे होते हैं, न मोटर, सिर्फ आपके दिल की धड़कन की आवाज और चारों तरफ गहरे पानी का दबाव होता है। यह रोमांचक है, लेकिन साथ ही बेहद खतरनाक भी है, और निकोलस इसकी गहराइयों में उतरने ही वाले थे। दोपहर 12:25 बजे निकोलस पीठ के बल तैरते हुए मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहे थे। उनकी सांसें धीमी और स्थिर थीं, क्योंकि वे अपने फेफड़ों को जितनी ज्यादा हवा से भर सकते थे उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वो बिना फिन के कांस्टेंट वेट डाइव करने वाले थे। इसका मतलब था कि वे नीचे या ऊपर तैरने के लिए किसी भी तरह के उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने 236 फीट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। सुरक्षा गोताखोरों के अपनी जगह पर होने के साथ निकोलस ने पलटी मारी और अपनी डाइव शुरू की। वो पानी में आसानी से आगे बढ़ रहे थे। उनका शरीर तीर की तरह नीले पानी को चीरता हुआ जा रहा था। अन्य खिलाड़ी और दर्शक सतह से चिंतित होकर देख रहे थे। उन्होंने सोनार से निकोलस की प्रगति ट्रैक की जब वो नीचे जा रहे थे। सब ठीक था जब तक वे 223 फीट तक नहीं पहुंचे। यही वक्त था जब सब बदल गया। निकोलस एक पल के लिए झिझके और ऐसा लगा जैसे वो वापस मुड़ने वाले हैं। उस एक पल में उन्होंने एक फैसला लिया। सतह की ओर वापस तैरने के बजाय वह नीचे की ओर बढ़ते रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। ऊपर से देख रहे उनके कुछ साथी गोताखोर असहज थे। प्रतियोगिता के एक और गोताखोर माइक बोर्ड ने बाद में कहा कि इतनी गहराई तक बिना फिन गोता लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता था कि उसके लिए वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल होने वाला है। आखिरकार करीब 4 मिनट पानी में रहने के बाद निकोलस ऊपर आया। उसने पानी से सिर बाहर निकाला और चश्मा उतारकर जजों को दिखाया कि वह ठीक है। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और आंखों में दूर सा भाव था। फिर बिना किसी चेतावनी के निकोलस बेहोश हो गया और वापस पानी में गिर गया। सुरक्षा टीम ने उसे तुरंत बाहर निकालकर पास के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया। उन्होंने उसे होश में लाने के लिए तेजी से सीपीआर और अन्य आपातकालीन प्रक्रियाएं की। कुछ पलों के लिए उसकी नब्ज वापस आई, लेकिन फिर से चली गई। 90 मिनट बाद पता चला कि वे उसे नहीं बचा सकते। निकोलस मावोली को मृत घोषित किया गया। प्रतियोगिता में मौजूद सभी लोगों के लिए यह दिल तोड़ने वाला पल था। निकोलस फ्री डाइविंग समुदाय में बेहद लोकप्रिय हो गए थे। वो खेल में नए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही बड़ा प्रभाव डाला, रिकॉर्ड तोड़े और सीमाएं बढ़ाईं। मई में वो पहले अमेरिकी बने जिन्होंने बिना मदद
330 फीट से ज्यादा गहराई में डाइव लगाई। उस डाइव को बड़ी उपलब्धि माना गया। कुछ लोग कहेंगे कि निकोलस को उनकी घातक डाइव से 2 दिन पहले एक घटना ने चेतावनी दी थी। उन्होंने 314 फीट की गहराई में डाइव लगाने की कोशिश की थी, लेकिन एक अलग तरीके से, जिसे फ्री इमर्शन कहा जाता है, जिसमें आप खुद को एक रस्सी की मदद से नीचे और ऊपर खींचते हैं। लेकिन वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। सतह पर लौटे तो उनके मुंह से खून आ रहा था, जो लंग स्क्वीज का संकेत है। यह तब होता है जब गहराई में दबाव आपके फेफड़ों की केशिकाओं को फटने का कारण बनता है। डॉक्टरों ने उन्हें प्रतियोगिता की इजाजत दी, लेकिन वो घटना शायद उनके अवचेतन पर असर कर गई। निकोलस की मौत फ्री डाइविंग जगत के लिए बड़ा झटका थी। यह पहली बार था जब किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान किसी की मौत हुई थी, और भले ही ये खेल स्वभाव से ही खतरनाक है, फिर भी ये एक दुखद याद दिलाने वाली घटना थी कि चीजें कितनी जल्दी गलत हो सकती हैं। निकोलस अकेले फ्री डाइवर नहीं थे जिनकी जान समुद्र की गहराइयों में चली गई। 1 साल से कम पहले डाइवर ऑड्री मेस्त्रे ने डोमिनिकन रिपब्लिक के तट के पास रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में जान गंवा दी थी। उसकी कहानी भी उतनी ही दिल दहला देने वाली है। ऑड्री पहले से ही अनुभवी डाइवर थीं। वो पहले भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी और उसी हफ्ते की प्रैक्टिस में 558 फीट तक पहुंच गई थी, जहां तक ज्यादातर इंसान कभी नहीं पहुंच पाते। ऑड्री सिर्फ 28 साल की थीं जब वो सबसे खतरनाक खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड डाइव लगाने जा रही थीं। उनका लक्ष्य एक ही सांस में 561 फीट की गहराई तक जाना था। न स्कूबा टैंक, न ऑक्सीजन सप्लाई, बस इंसानी इच्छा और समुद्र से गहरा रिश्ता। 12 अक्टूबर 2002 को ऑड्री मेस्त्रे डोमिनिकन रिपब्लिक के तट के पास एक नाव के डेक पर खड़ी थीं। समुद्र उनके सामने अनंत फैला था, सतह शांत थी, लेकिन गहराइयों में अद्भुत रहस्य छुपे थे जिन्हें वह खोजने जा रही थीं। वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं कर रही थीं। वो अपने पति फ्रांसिस्को पिपिन फेरेरास के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती थीं। पिपिन 531 फीट तक पहुंचे। ऑड्री और पिपिन कई सालों से साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और समुद्र के प्रेम ने उनका रिश्ता अनोखा बना दिया था। फ्री डाइविंग बाकी खेलों से अलग है। यह गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, दबाव बहुत बढ़ जाता है, जो आपके फेफड़ों को दबाता है और आपकी दिल की धड़कन को धीमा कर देता है। जिस गहराई तक ऑड्री जा रही थीं, वहां दबाव सतह के मुकाबले लगभग 18 गुना ज्यादा होता। अधिकतर लोग उस दबाव को सहन नहीं कर सकते, लेकिन ऑड्री के लिए यह एक चुनौती थी जिसका सामना करने के लिए वो तैयार थीं। उस शनिवार सब कुछ तैयार था। 13 सुरक्षा गोताखोर अलग अलग गहराइयों पर ऑड्री की डाइव की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैनात थे। उसने योजना बनाई थी कि वह एक वजनी स्लेज का इस्तेमाल करेगी जो एक केबल से जुड़ी होगी, ताकि वह जल्दी से अपनी लक्षित गहराई तक जा सके। वहां पहुंचकर वह गुब्बारा फुलाएगी ताकि मिनटों में सतह पर लौट सके। डाइव 4 मिनट से कम समय में पूरी होनी थी, लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। ऑड्री ने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को भरा और स्लेज को पकड़ लिया। वो तेजी से नीचे उतरी। ऊपर की दुनिया गायब होती गई। पानी और गहरा व ठंडा होता गया। जब वो 561 फीट पर पहुंची तो कुछ गलत हो गया। उसका गुब्बारा ठीक से नहीं फूला और ऊपर नहीं आ रही थी। जो एक तेज डाइव होनी थी, वो 9 मिनट की जद्दोजहद में बदल गई। सुरक्षा गोताखोरों ने गड़बड़ी समझ मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऑड्री के पति पिपिन उसे बचाने के लिए नीचे उतरे। उन्होंने उसे सतह तक खींच लिया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही ऑड्री बेहोश थीं। तुरंत उसे बचाने की कोशिशें की गईं, जिसमें सीपीआर भी शामिल था, लेकिन ऑड्री कभी होश में नहीं आईं। दुनिया ने फ्री डाइविंग के क्षेत्र में अपनी सबसे चमकदार सितारों में से एक को खो दिया था। ऑड्री की मौत की खबर से डाइविंग समुदाय सदमे में है। कई लोगों ने पूछा, आखिर क्या गलत हुआ? प्रारंभिक पोस्टमार्टम में डूबने की बात कही गई, लेकिन पूरी जानकारी हफ्तों बाद सामने आई। सवाल उठा कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन सही से हुआ था या नहीं। कुछ लोगों का मानना था कि पानी में पर्याप्त सुरक्षा गोताखोर नहीं थे जो जल्दी प्रतिक्रिया कर सकें। कुछ लोगों ने कहा कि नाव पर तुरंत मेडिकल सहायता न होने से इलाज में देरी हुई।
ऑड्री की मौत से नो लिमिट्स डाइविंग का भविष्य सवालों में आ गया। इस डिसिप्लिन में गोताखोर स्लेज से तेज ऊपर नीचे जाते हैं और ऐसी गहराई तक पहुंचते हैं जो इंसानी शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। पूर्व इटालवी फ्री डाइविंग चैंपियन उम्बर्टो पेलिजारी जैसे आलोचकों का कहना है कि नो लिमिट्स डाइविंग अब कौशल की असली परीक्षा नहीं बल्कि रोमांच बन गई है। जोखिम बहुत ज्यादा थे। उन गहराइयों में शरीर पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। दिल की धड़कन 20 प्रति मिनट से भी कम हो जाती है और फेफड़े अपने सामान्य आकार के एक हिस्से जितने सिकुड़ जाते हैं। खून हाथ पैरों जैसे बाहरी हिस्सों से हटकर जरूरी अंगों की रक्षा करता है। नीचे की दुनिया परग्रही जैसी है, वहां जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। रूडी कास्टानेरा, फ्री डाइविंग संगठन के अध्यक्ष, ने कहा कि यह तय था कि ऐसा देर सबेर होगा। गोताखोर इतनी गहराई तक जा रहे थे कि शरीर की सहनशक्ति की सीमा पर थे और हादसे की संभावना बढ़ रही थी। ऑड्री की तरह ही फ्री डाइवर स्टीवन कीनन को भी गहराइयों से अपनी जंग लड़नी थी। 2017 में स्टीवन कीनन फ्री डाइविंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम थे। वो सिर्फ एक कुशल डाइवर ही नहीं थे, बल्कि एक सुरक्षा विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों को गहरे डाइविंग के खतरे से बचाने में समर्पित की थी। 22 जुलाई उस साल मिस्र के दहाब में ब्लू होल डाइव की सारी तैयारी योजनाबद्ध थी। स्टीफन अपने दोस्त व इटली की शीर्ष डाइवर एलेसिया जेकिनी की मदद को तैयार थे जब वह आर्च जैसी खतरनाक पानी के नीचे संरचना पार करने की कोशिश कर रही थीं। अगर आपने आर्च नहीं सुना तो यह 180 फीट नीचे पानी के नीचे प्राकृतिक सुरंग है। डाइवर इस सुरंग से ब्लू होल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। यह सुंदर है पर गहराई और तेज धाराओं से खतरनाक भी है। कई डाइवरों ने वहां खतरे कम आंक कर अपनी जान गंवाई है। स्टीफन कीनन को सेफ्टी डाइवर पाकर अलेसिया को पूरा भरोसा था। उन्होंने साथ में ट्रेनिंग की थी। स्टीफन कई बार आर्च पार कर चुके थे। असल में अलेसिया बेहतरीन फॉर्म में थी। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रेनिंग कर रही थी और आर्च पार करके हॉप तक पहुंचना उसके लिए बच्चों का खेल जैसा आसान डाइव था। उसके कोच और दोस्त स्टीफन ने सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित किया था। सुरक्षा टीम, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षक और गोताखोर शामिल थे, ने उस डाइव की बार-बार रिहर्सल की थी। समय सबसे महत्वपूर्ण था। स्टीफन को अलेसिया से आर्च के बाहर मिलकर उन्हें सतह तक ले जाना था। सब कुछ योजना के अनुसार था। कई बार सबसे अच्छी योजना के बाद भी गलतियां हो जाती हैं। अलेसिया ने डाइव शुरू की और तय समय के रूटीन के साथ नीले गड्ढे में धीरे-धीरे उतरी। योजना यह थी कि वो फ्री इमर्शन का इस्तेमाल करते हुए नीचे तैरेंगी, यानी वो रस्सी को पकड़कर खुद को नीचे खींचेंगी, फिर बिना फिन के आर्च को पार करेंगी। स्टीफन ने उसे बताया था कि दो तकनीकी गोताखोर जो उसकी फिल्मिंग कर रहे हैं, उनसे टकराने से बचने के लिए उसे रीफ की दीवार के पास ही रहना चाहिए। जब उसने आर्च पार करना शुरू किया, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन तभी पहली बार कुछ गलत हो गया। अलेसिया ने कभी आर्च पार नहीं किया था, इसलिए वो रोशनी के बदलावों को नहीं पहचानती थी, जिससे पता चलता कि वो कब बाहर है। वो रीफ की दीवार के साथ तैरती रही, बिना जाने कि वो बीच से आगे बढ़ गई है। इस समय वह उम्मीद से तेज चल रही थी, आंशिक रूप से गहराई के कारण। आर्च 180 फीट नीचे है, जहां गोताखोर नकारात्मक तैरते हैं और तेजी से नीचे डूबते हैं। इस बीच स्टीफन अपनी डाइव के हिस्से की तैयारी कर रहे थे, जो एक वेरिएबल वेट डाइव थी, जिसमें वो वजन की मदद से नीचे उतरेंगे ताकि अलेसिया से मिल सकें जब वो आर्च से बाहर निकलेंगी। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। डाइव से पहले स्टीफन ने 10 सेकंड और मांगे। तब किसी को कारण पता नहीं था और किसी ने सवाल नहीं किया। स्टीफन बॉस थे, वही सब कुछ आयोजित करते थे और वह पहले भी कई बार आर्च को सफलतापूर्वक पार कर चुके थे। जब उन्होंने 10 सेकंड मांगे, उनकी टीम ने भरोसा किया। हालांकि उस थोड़ी सी देरी के कारण जब स्टीफन नीचे पहुंचे, अलीसिया आर्च से निकल चुकी थीं और रस्सी से अपेक्षा से ज्यादा दूर थीं। स्टीफन ने यह तुरंत समझ लिया और उनकी तरफ दौड़ पड़े। यही अगली चीज थी जो गलत हुई। स्टीफन ने उसे दूर वाली रस्सी तक वापस ले जाने के बजाय वहीं से चढ़ाई शुरू करने का फैसला किया।
शुरुआत में अलेसिया तैर रही थीं। स्टीफन उनके पीछे थे। वो ध्यान से देख रहे थे, जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार थे। सतह के पास पहुंचते ही स्टीफन ने देखा कि अलेसिया थक गई थीं। उन्होंने उसकी कमर पकड़ ली ताकि बाकी रास्ते ऊपर ले जाने में उसकी मदद कर सकें। धारा उम्मीद से ज्यादा तेज थी और उसने उन्हें उस जगह से काफी दूर धकेल दिया जहां वे सतह पर आने की योजना बना रहे थे। जैसे ही वे सतह पर पहुंचे, अलेसिया अभी भी होश में थी। वह थकी हुई थी, लेकिन अपने आसपास के माहौल को समझ रही थी। यही समय था जब तीसरी गड़बड़ी हुई। स्टीफन, जो सबका रक्षक था, पानी में मुंह के बल पड़ा हुआ था। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। पास में स्नॉर्कलिंग करने वालों का एक समूह था जो बहुत शोर और छींटे मार रहे थे, जिससे अलेसिया की मदद के लिए पुकार सुनना मुश्किल हो गया था। उसने स्टीफन को पलटा और देखा कि वह सांस नहीं ले रहा था। यही वो समय था जब घबराहट शुरू हो गई। ब्लू होल के पास सुरक्षा टीम तुरंत मदद को पहुंची। उन्होंने पानी में ही स्टीफन को बचाने के लिए रेस्क्यू ब्रीथ्स दी जब वे उसे तैराकर किनारे ला रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि समय बहुत कम है। किनारे पहुंचते पहुंचते साफ था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। टीम ने सीपीआर किया, लेकिन उन्हें जिस उपकरण की जरूरत थी वो वहां मौजूद नहीं था। तब ब्लू होल पर डिफिब्रिलेटर नहीं था और एम्बुलेंस को भी पानी से दूर पार्क करना पड़ा। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद स्टीफन कभी होश में नहीं आ सके। स्टीफन कीनन ने दोस्त को बचाते हुए अपनी जान दी। गोताखोरों को लगता है उन्हें शैलो वाटर ब्लैकआउट हुआ था। यह स्थिति दिमाग में अचानक ऑक्सीजन की कमी से होती है। यह सिर्फ डाइविंग समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक विनाशकारी क्षति थी जो उन्हें जानता था। वो कई लोगों के लिए एक हीरो थे, एक कोच, एक दोस्त और ऐसे इंसान जिन्होंने दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिर भी इससे ज्यादा समय नहीं बीता था कि फ्री डाइविंग की दुनिया में एक और त्रासदी घटित हुई। नतालिया मोलचनोवा फ्री डाइविंग की दिग्गज थीं। 1962 में सोवियत संघ में जन्मी नतालिया मोलचानोवा का पालन पोषण सख्त अनुशासन और मेहनत में हुआ। वो सोवियत युग के एथलीट की तरह ट्रेनिंग करती थीं, पर उनका दिल हमेशा खुश और हंसमुख रहता था। नतालिया ने फ्री डाइविंग तब शुरू की जब वो अपनी 40 की उम्र में थीं, जो इस खेल के लिए असामान्य था, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी कम उम्र में ही शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे नतालिया को जल्दी ही सबसे बेहतरीन बनने से कोई नहीं रोक सका। नतालिया ने ऐसी सीमाएं पार की जिन्हें उसकी उम्र या किसी के लिए भी असंभव माना जाता था। अपने करियर में नतालिया ने 41 विश्व रिकॉर्ड तोड़े और 23 विश्व चैंपियनशिप्स जीतीं। वह निरंतरता और दबाव में शांत रहने के लिए जानी जाती थीं। वो अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ दबाव में शांत और एकाग्र रहने की मानसिक तकनीकें भी विकसित कर चुकी थीं। इन तकनीकों में एक थी जिसे उन्होंने अटेंशन डीकॉन्सेंट्रेशन कहा। यह ध्यान की विधि थी जिसमें वो ध्यान एक चीज पर केंद्रित करने के बजाय पूरे वातावरण में फैला सकती थीं। उन्होंने कहा, इससे गोता लगाते समय उन्हें शांत और सतर्क रहने में मदद मिलती थी। नतालिया मानती थीं कि मानसिक शक्ति भी शारीरिक प्रशिक्षण जितनी जरूरी है। 53 साल की उम्र तक नतालिया को दुनिया की सबसे महान फ्री डाइवर माना गया। उनका उपनाम द मशीन खेल में लगभग हर किसी से ज्यादा देर तक टिके रहने की उनकी क्षमता के कारण पड़ा। चाहे कांस्टेंट वेट डाइविंग हो, जिसमें डाइवर्स एक ही वजन के साथ ऊपर लौटते हैं, या नो लिमिट्स डाइविंग, जिसमें स्लेज गहराई में ले जाती है, नतालिया हर श्रेणी में अव्वल थीं। नतालिया शांत रहने और सांस नियंत्रित करने में माहिर थीं, पर समुद्र हमेशा अप्रत्याशित रहता है। 2 अगस्त 2015 को नतालिया स्पेन में एक अमीर रूसी छात्र को फ्री डाइविंग की ट्रेनिंग दे रही थीं। वो दिन भी आम दिनों जैसा था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद नतालिया ने खुद डाइव लगाने का फैसला किया। ये डाइव कुछ ज्यादा गहरी या चुनौतीपूर्ण नहीं होनी थी, खासकर नतालिया जैसी किसी के लिए। वो इससे पहले भी कहीं ज्यादा गहराई तक डाइव लगा चुकी थी, इंसानी सहनशक्ति की हदों को पार करते हुए। लेकिन इस बार सब कुछ बिगड़ गया। उस डाइव के दौरान ठीक ठीक क्या हुआ कोई नहीं जानता। नतालिया के साथ कोई सेफ्टी स्पॉटर नहीं था, जो नॉन कॉम्पिटिशन डाइव्स में आम है। आखिरकार वह ग्रुप की सबसे अनुभवी डाइवर थीं और ये एक रूटीन डाइव लग रही थी। वह सतह पर न लौटने पर उनके साथी डाइवर्स चिंतित हो गए। उन्होंने खोजा, पर नतालिया गायब थीं।
कई दिनों तक खोजी दलों ने स्पेन के तट के पास पानी में खोज की, लेकिन उनका शव नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि तेज पानी के नीचे की धाराएं उन्हें बहा ले गई होंगी, या हो सकता है कि वो पानी के अंदर गहराई में बेहोश हो गई हों। फ्री डाइविंग की दुनिया में ब्लैकआउट्स हमेशा एक खतरा होते हैं, खासकर अगर शरीर को बहुत देर तक ऑक्सीजन न मिले। सुरक्षा डाइवर्स के बिना बेहतरीन फ्री डाइवर्स भी समुद्र में खो सकते हैं। नतालिया का गायब होना डाइविंग समुदाय के लिए बड़ा झटका था। कोई इतना कुशल, इतना अनुशासित और इतना मजबूत व्यक्ति एक साधारण सी डाइव के दौरान कैसे गायब हो सकता है? उनके बेटे अलेक्सी मोलचानोव, जो खुद भी विश्व चैंपियन फ्री डाइवर थे, कई दिनों तक उनकी तलाश करते रहे। काफी तलाश के बाद उन्होंने मान लिया कि उनकी मां अब नहीं रही। वो क्षण उनके परिवार और नतालिया के प्रशंसकों के लिए दिल तोड़ने वाला था। कई लोगों ने इस बारे में अटकलें लगाईं कि आखिर गलती कहां हुई थी। कुछ लोगों ने माना कि स्पेन के तट की तेज धाराएं नतालिया जैसी अनुभवी गोताखोर के लिए भी बहुत तेज थीं। दूसरों ने सोचा कि क्या उन्हें शैलो वाटर ब्लैकआउट हुआ था, जो एक खतरनाक स्थिति है जब गोताखोर सतह तक पहुंचने से पहले होश खो बैठता है। कारण कुछ भी रहा हो, नतालिया अब जा चुकी थीं, उन गहराइयों में खो गईं जो उनकी जिंदगी को परिभाषित करती थीं। इस तरह नतालिया मोलचानोवा भी उन दिग्गज गोताखोरों में शामिल हो गईं जो गहराइयों में खो गए। एक हफ्ते बाद एक और गोताखोर विश्व रिकॉर्ड डाइव की कोशिश करेगा और उसे भी दुखद अंत मिलेगा। गाय गारमैन, जिन्हें डॉग डीप के नाम से भी जाना जाता है, हदें पार करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। 15 अगस्त 2015 को वह कर रहे थे जिसे कई गोताखोर असंभव मानते हैं, दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश, जब वह यूएस वर्जिन आइलैंड्स के सेंट क्रॉइक्स तट से 1200 फीट गहराई में डाइव कर रहे थे। यह डाइव गारमैन के लिए सिर्फ रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं थी, यह मानव सीमाओं की परीक्षा थी और वर्षों की योजना और तैयारी का चरम बिंदु था। हालांकि उनकी समर्पण और सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद सब कुछ बहुत गलत हो गया और गारमैन जीवित बाहर नहीं आ सके। गारमैन 56 साल के थे और सिर्फ 4 साल से डाइविंग कर रहे थे, लेकिन इस खेल के प्रति उनका जुनून बेहद प्रबल था। वो एक ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट थे, यानी कान, नाक और गले के विशेषज्ञ। उनकी चिकित्सा पृष्ठभूमि ने उन्हें यह समझने का एक अनूठा नजरिया दिया कि मानव शरीर कैसे अत्यधिक पानी के नीचे की परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है। डाइविंग उनके लिए सिर्फ एक शौक से बढ़कर बन गई थी, ये एक जुनून बन गया था। गारमैन पहले भी गहरे गोते लगा चुके थे और पिछली बार 813 फीट गहराई तक पहुंचे थे। इस बार वो आगे बढ़ने को तैयार थे। गारमैन और टीम गोता लगाने की तैयारी कर रही थी, सब कुछ ठीक था। उन्होंने 2 साल योजना, अभ्यास और सपोर्ट टीम तैयार करने में लगाए, जिसमें बेटे किप व पत्नी शामिल थे। गारमैन का गोता एक सावधानीपूर्वक योजना के अनुसार होगा। वो अपने सपोर्ट डाइवर्स के साथ लगभग 656 फीट नीचे उतरेंगे, फिर अकेले ही 1200 फीट की गहराई तक जाएंगे। वहां पहुंचकर वह डेप्थ मार्कर लेंगे ताकि यह साबित हो सके कि वह पहुंचे थे। फिर 656 फीट की गहराई तक ऊपर आएंगे, जहां टीम उन्हें सतह तक लाएगी। इस स्तर पर डीप डाइविंग बेहद खतरनाक होती है। जितना गहराई में जाएं, दबाव उतना बढ़ता है। 1200 फीट की गहराई पर दबाव सतह की तुलना में 35 गुना ज्यादा होता है। यह ऐसा है जैसे 3 हाथियों का बोझ आप पर हो। अत्यधिक दबाव से फेफड़े कुचल सकते हैं और इतनी गहराई पर नाइट्रोजन नार्कोसिस के कारण साफ सोच पाना मुश्किल हो जाता है। यह तब होता है जब एयर टैंकों से नाइट्रोजन रक्त में जमा होकर भ्रम और खुशी का एहसास देती है, जिससे निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। इसे संभालने के लिए गोताखोर ट्रिमिक्स नामक विशेष गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, जिससे नाइट्रोजन कम होता है। लेकिन इन सभी सावधानियों के बावजूद जोखिम काफी गंभीर हैं। इसके अलावा डीकंप्रेशन सिकनेस या द बेंड्स का भी खतरा होता है। गोताखोर समुद्र में गहराई तक जाने पर उसका शरीर नाइट्रोजन अवशोषित करता है। अगर वे जल्दी ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन रक्त में बुलबुले बनाकर दर्द, अंगों को नुकसान या मौत का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए गोताखोरों को ऊपर आते समय अलग-अलग गहराइयों पर रुकना पड़ता है, ताकि शरीर सुरक्षित रूप से जमा नाइट्रोजन बाहर निकाल सके।
गारमैन को इसका पता था और उनकी डाइव योजना में डिकम्प्रेशन स्टॉप्स का समय शामिल था। गारमैन की पीठ पर 5 टैंक थे, जिनमें ट्रिमिक्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम था, जो 100 फीट से गहरी डाइव में काम आते हैं। उनकी योजना थी कि वे 100 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से उतरकर 12 मिनट में 1200 फीट गहराई पर पहुंचे। टीम ने डाइव लाइन को नापकर मजबूत रूप से समुद्र के तल पर बांधा। उन्होंने हर चीज को दोबारा जांचा और आत्मविश्वास महसूस किया। सुबह 6 बजे गारमैन व उनकी टीम पानी में उतरे। शुरुआत में उतरना योजना अनुसार हुआ। टीम उनके साथ 656 फीट की गहराई तक नीचे गई, जहां वे रुक गए और गारमैन अकेले आगे बढ़े। उनका काम सीधा था, डाइव लाइन का अनुसरण करते हुए तल तक जाना, मार्कर को पकड़ना और वापस आना। गारमैन को जैसे जैसे वह गहरे अंधेरे में नीचे उतर रहे थे, बेचैनी महसूस हो रही थी। उनके उपकरणों का जाना पहचाना वजन और भी भारी लग रहा था। अकेलापन बहुत भारी था। दबाव से उसकी छाती जकड़ी थी और दिमाग में हजारों चिंताएं उमड़ रही थीं। उसने घबराहट पर काबू पाते हुए सांसों और डाइव लाइन पर ध्यान दिया। सतह पर मौजूद टीम को उम्मीद थी कि वो लगभग 38 मिनट बाद 656 फीट की गहराई पर उनसे मिलेगा, लेकिन मिनट घंटे में बदल गए और फिर 2 घंटे हो गए। समय गुजरता गया, पर गारमैन का कोई सुराग नहीं मिला, न ही बुलबुले दिखे। सहायक गोताखोरों ने तुरंत और गहराई में उसकी तलाश शुरू की। उम्मीद थी कि वे उसे पाएंगे। हर गुजरते मिनट के साथ स्थिति और भी गंभीर होती गई। गोताखोरों ने ध्यान से अंधेरे पानी में गारमैन को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई बुलबुले, न कोई हलचल, बस सन्नाटा था। टीम ने कई घंटे खोज की, लेकिन जल्दी ही दुखद सच जान लिया। कुछ बहुत बुरा हुआ था। गारमैन अब लौट नहीं रहे थे। उनकी पत्नी और बेटे, जो सतह पर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, पूरी तरह टूट गए। जो जीत का पल होना चाहिए था, वह अकल्पनीय दुस्वप्न बन गया। 3 दिन बाद गारमैन का शव मिला। उसका सारा सामान सही सलामत था और उसकी टंकी भी जुड़ी हुई थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उसकी डाइव के दौरान आखिर क्या गलत हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें नाइट्रोजन नार्कोसिस की भूमिका हो सकती है। नार्कोसिस डाइविंग की गहराई में होने वाला उलटने योग्य चेतना परिवर्तन है। यह कुछ गैसों के उच्च दबाव पर एनेस्थेटिक प्रभाव के कारण होता है। ऐसी गहराइयों पर यहां तक कि अनुभवी गोताखोर भी भ्रमित हो सकते हैं और अपनी दिशा का एहसास खो सकते हैं। गोताखोरी समुदाय के कई लोगों ने गारमैन की डाइव से पहले चिंता जताई थी। हालांकि वो जुनूनी और दृढ़ थे, उन्होंने सिर्फ करीब 600 डाइव की थीं। संख्या ज्यादा लग सकती है, लेकिन डीप डाइविंग एक अलग चुनौती है। 1200 फीट की गहराई तक डाइविंग करने के लिए जिस अनुभव की जरूरत होती है, वो बहुत ही कम गोताखोरों के पास होता है। दुनिया में 10 से भी कम लोग हैं जिन्होंने सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग गियर से 800 फीट से नीचे डाइविंग की है, और चांद पर चलने वालों से भी कम लोग इतनी गहराई तक सफल डाइविंग कर पाए हैं। डाइव से 1 हफ्ता पहले गारमैन की टीम ने YouTube पर तैयारियों का वीडियो डाला। अनुभवी गोताखोरों ने इसे देखा और चिंता जताई। उन्होंने इस डाइव को गारमैन के अनुभव के लिए बहुत महत्वाकांक्षी माना और उनका मानना था कि उनकी टीम के पास इतनी खतरनाक मिशन के लिए जरूरी विशेषज्ञता नहीं थी। उन्होंने चेताया कि डाइव में कई गंभीर चेतावनी संकेत थे। डीप डाइविंग इंसान के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में है और तैयारी के बाद भी जोखिम पूरी तरह नहीं जाते। समुद्र अप्रत्याशित है और सबसे छोटी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। साहसी और बहादुर रहें।